जो हम लोग पिछला वाला बार में जो सीखे थे, थोड़ा सा ही, ज्यादा तो बात नहीं किए थे, बस लिखे थे, लेकिन फिर भी डीप में अभी बात करेंगे कि पीछे वाला क्लास दिन हम लोग क्या बात किए थे कि समीकरण संतुलित क्यों आवश्यक है और समीकरण लिखना क्यों जरूरी है भाई रे। तो इन सभी का जवाब उस दिन भी दिया गया था, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं क्योंकि उस दिन रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं रिकॉर्ड हुआ था, तो हल्का सा याद दिला देते हैं कि समीकरण को मतलब कि कोई भी समीकरण लिखना क्यों जरूरी है। समीकरण लिखना, हाँ, समीकरण लिखना क्यों जरूरी है, ताकि छोटा रहे और छोटा में अच्छा तरीका समझ में आए, समय का भी बचत हो और जगह भी, स्पेस भी कम ले, और छोटा सा समय में छोटा सा शब्द में बहुत बड़ा मतलब निकल सके। जैसे कि हिंदी में हम लोग बड़ा लैंग्वेज को हम लोग पद में बना देते हैं, कविता बना देते हैं। बड़ा चीज को बचाने के लिए छोटा में लिखना, तो समीकरण को लिखना इसलिए आवश्यक है ताकि वो कम समय में लिखा जा सके, संक्षेप में और अच्छा से और आसानी से लिखा सके, और अच्छा से पता भी चले कि हाँ ये चीजें हैं। उसी से सब कुछ, हाँ, कम ही जगह पर कम ही टाइम में ये एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा चीज था कि समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ताकि दोनों तरफ में परमाणु संख्या बराबर हो सके। द्रव्यमान भार जो भी है ना, उसका संख्या देखो यहाँ पर भी लाइन वो आ गया है कि परमाणु संख्या बराबर होने के लिए हम लोग उसको संतुलित करते हैं, ताकि पता चल पावे कि हाँ ये है। ठीक है, अब एग्जैक्टली आज के क्लास में स्पेशली हम लोग ये बात करेंगे कि समीकरण को संतुलित करते हैं तो कैसे करते हैं, ये बहुत जरूरी है। उस दिन भी समझाए थे एक बार और क्लास में कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, लेकिन उस समय का जो था दिक्कत की वजह से आज हम इसको फिर से समझा देंगे ताकि सबको भी पता चले कि समीकरण संतुलित कैसे करना होता है। क्यों करना है तो समझ ही गए हैं, दोनों दिनों में बराबर करने के लिए। और ये से इसमें से इस क्लास में से एग्जाम में अभी हम वही खोज रहे थे क्वेश्चंस में 2 नंबर के सब्जेक्टिव आया है, एक ऑब्जेक्टिव आया है 2024 में। कहने का क्या मतलब है, अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं, बताना नहीं, दिखा ही देते हैं। पहले हम इसको तो पहले समझ लिया अच्छा से। एग्जाम में इसमें से मिनिमम भी तो सर बाई चांस कभी कभी 2-3 नंबर में पूछता है, लेकिन कभी कभी तो 5-5 नंबर तक आ जाता है। ये टॉपिक सिर्फ अभी वाला में इतना ही नहीं, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी में से सबसे ज्यादा आता क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा में से ही। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें से मिनिमम भी तो 3 नंबर तभी हम सामने दिखा देंगे, लेकिन ऐसे 5 नंबर 6 नंबर इस तक चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को कि समीकरण को संतुलित करे, खाली यही क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है कौन नहीं है, निम्नलिखित को संतुलित समीकरण करे, तो बस यही चीज देगा तुमको, एग्जाम में आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के समझाने का कोशिश ही वही किए हैं कि यहाँ पर हमें वो एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा क्या सर, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, मतलब हाइड्रोजन भी बनाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण में ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, और ये बनाया ये, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे सर, वही जो लिखा हुआ है, जिंक को जेडन बोलते हैं हम लोग, जो कि 9 क्लास में सब कुछ लिखवाया गया था उस टाइम में, तो याद कर लिए होंगे। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, एग्जाम में ये भी आ गया कि निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो H2SO4 याद रखेगा इस चीज को कि हम कोई भी चीज को यहाँ से साइड में अलग नहीं लिखाने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका नाम ये होता है। बाई चांस लास्ट में टाइम बचता है तो तोहनी के डिमांड पर लिखाया जाएगा, लेकिन सिलेबस के दौरान यही बीच बीच में जहां तहां लिखा हुआ है वहीं पर हम इशारा कर देंगे और उसी की याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वो जैसे कि अभी बच्चन लोग को, इन लोगों के पास बहुत टाइम है, सब विषय खत्म हो गया पहले ही, तो इन लोगों क्या कर रहे हैं, जहां से पूछता वहां से लिखाने लगते हैं, जो पूछता उसी को बात करते हैं, और जो नहीं पूछता उसको बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि सब तो पढ़ा दिया गया है। तो टाइम बचेगा तब भी इस पर लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी जो हम साइड में लिख रहे हैं ना उसको जरूर याद रखेगा कि जिंक का तो सब लोग जानता है, यहाँ बिंदु जिंक मतलब जेडन जानते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं, ये जान लिए हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है, हाइड्रोजन तो H2 जानवे करते हैं, ये नॉर्मल सा चीजें सब लोग जानता है। जो नहीं जानते हैं उसको ध्यान रखिएगा कि इसका फॉर्मूला इसका सामने है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जैसे कि उधर में ग्लूकोज का भी फॉर्मूला लिखे हैं और इशारा करते हैं ग्लूकोज वही है, वो बायोलॉजी में भी पढ़ाएंगे वो वाला समीकरण, पहले इधर समझ लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है, दोनों तरफ में परमाणु की संख्या बराबर, जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखते हैं, इधर जिंक के गो है एगो, इधर भी जिंक के गो है एगो, H2 के गो है दूगो, इधर भी दूगो है, SO4 के गो है SO4 4 ना, SO4 4 मतलब SO4 मतलब 4 गो है।
तो 4 गो हमारे पास में एसओ है, तो ये देखो पूरा SO4 मैच किया, H2 मैच किया, Zn मैच किया, दोनों तरफ में परमाणु संख्या समान, तो इसको कहेंगे संतुलित समीकरण। ये ऑब्जेक्टिव पहला क्लियर हो गया, संतुलित समीकरण। अब इसी पर क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संतुलित समीकरण है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या है, ये है हमारे पास में 2024 के क्वेश्चन है, 2024 का विज्ञान और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये नहीं समझ लेना कि हाई स्कूल है, हाई स्कूल रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि हमारे माध्यमिक स्कूल का मेन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 वाला में। इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। कंडीशंस क्या है कि दोनों तरफ में परमाणु संख्या सेम होना चाहिए। देखते हैं, MgO2 MgO, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ये नहीं होने वाला है। Zn प्लस H2SO4, यही तो है दिया हुआ, Zn प्लस H2SO4, तो Zn SO4 भी है, H2 भी है, सेम टू सेम यही वाला एग्जाम्पल भी आ गया है। बताओ, एग्जाम्पल्स जो किताब में है एग्जाम में वही है, एनसीईआरटी का यही तो कमाल है कि जो तुमको किताबों में देता है ना वही एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, इसलिए लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए एक बार, चाहे आप कोई भी प्रकाशन से पढ़िए, लास्ट में एनसीईआरटी जरूर पढ़िए भाई, हम तो शुरू वहीं से लेके चल रहे हैं। उसके बाद में FeCl2, FeCl3 यहाँ पर हो गया, जबकि यहाँ 2 था, तो ये गलत है भाई। H2 प्लस में Cl2, तो यहाँ पर 2HCl बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाली HCl है, तीनों गलत है, खाली ये B वाला सही है हमारा, जो कि यही एग्जाम्पल ही दे दिया एग्जाम में। तो इससे हमको साबित होता है सर कि हमको ध्यान से पढ़ना है ये सब टॉपिक को, ऐसे हल्के में नहीं लेना है। आप इसे तो जितना क्लास भी करेंगे, जितना वीडियो भी डालेंगे ना, तो उसमें भी सारा क्वेश्चन में सामने दिखा दिल करेंगे पहले, जिससे लेखन को भरोसा हो जाए कि हाँ तो परीक्षा में आता है, तो ये चीज को समझना है, ठीक है। आगे बात करता है बिस्को में, क्या ये संतुलित है। Fe प्लस में H2O, Fe3O4 प्लस H2, देखो यहाँ पे Fe, चलो ये ठीक मैच किया, लेकिन 3 गो ना यहाँ पे है, और 3 मेरे पास में नहीं है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे एक ही गो से तो पता चल गया, आगे तो देखना ही क्या है। बाकी तुम देख सकते हो H2O यहाँ पर एक ही गो, यहाँ 4 गो है, तो मतलब कि सर मैच नहीं कर रहा है। ऐसा सिचुएशन में इसको तो हम लोग नाम देते ही हैं कि संतुलित नहीं था, असंतुलित है, असंतुलित इसका नाम दे देते हैं, असंतुलित समीकरण। लेकिन इसके बावजूद भी इसका एक और नाम है, इसको कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण कब बोलेंगे, जब दोनों तरफ में परमाणु संख्या समान नहीं रहेगा, मतलब कि असंतुलित समीकरण को ही हम लोग कंकाली समीकरण बोलते हैं। एकदम दिमाग में याद रखिएगा, फिट रखिएगा बात को, ऐसा नहीं कि फिर बाद में बोलना कि कंकाली समीकरण कभी नहीं बताए हैं, एग्जाम में आ गया है, ठीक है ना। तो पिछला दिन लिखाए थे, उस दिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसी की वजह से आज बता दे रहे हैं बार बार बीच में कि कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण ही होता है, कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। तो अब हमको इसमें संतुलित करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट को ढूंढना पड़ेगा, तो जैसा कि बताया गया कि दोनों में हमको सिर्फ देखना है बराबर, दोनों तरफ में परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो वही सिचुएशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कभी भी हम लोग सर ऐसे नहीं करेंगे कि हमारे पास में O4 है तो यहाँ पर जो 4 लगा देंगे, संतुलित हो गया सर। और H2 है ये है, और यहाँ पर Fe3 है तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे इसे। ये वाला गलती नहीं करिएगा, नहीं तो ये संतुलित होने के बावजूद भी गलत रहेगा, ये इसका कंडीशन होता ही नहीं है। तो संतुलित ऐसे नहीं करना है, तब कैसे करना है, आपको छोटा सा चीज को कवर कर लेना है, ठीक है ना। सपोज दैट कि ब्रैकेट घेर लीजिए, ये डिब्बा घेर लीजिए, समझने के लिए। जब भी आप संतुलित करेंगे तो इसका इधर साइड में करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट में हम लोग कोई चीज गुना करते हैं, ठीक उसी तरीका से कुछ भी करेंगे तो यही पट्टी में ही हम चेंज करेंगे, बीच में कहीं पर इंटर नहीं मारेंगे। जो भी कुछ करना है तो सब इसका पहले वाला में, सब कुछ इसका पहले वाला में, जो भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं इधर में, जो भी कुछ करना है हमको सब इधर साइड में करना है, बाहर में, इधर में, कभी भी बीच में या इधर इधर जाकर के नहीं टपक जाना है बीच में, तो सब गलत हो जाएगा पूरा। अब मिला के देखते हैं क्या हमको होना चाहिए सर। हालांकि नीचे हम लिख भी दिए हैं, लेकिन इसको छोड़ा भी, अभी हमको इसको समझना है। Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3 गो है, हमको क्या करना है, पहला काम कि Fe 3 गो करना है, तो हम क्या कर लेंगे सर, 3 गो Fe हो गया मेरे पास में, प्लस H2O, H2 2 गो है, चलो है वो, उसको रहने देते हैं। O 4 गो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर O एक ही गो है, हमको 4 गो O करना है। अभी बताया था कि जो भी कुछ लिखना है हमको ये पट्टी छेड़छाड़ करना है, तो 4 गो H2O हो जाएगा, और जब भी होगा तो सभी के लिए होता है ये 4,
तो जब यहाँ पर चेंजेस किए सर, तो ये 4 गो तो O हुआ ही, लेकिन ये ब्रैकेट के हिसाब से 4 दूनी की ये 8 गो हो गया हाइड्रोजन, जबकि हाइड्रोजन हमको इधर क्या गो था, 2 ही गो था, तो हमको फिर इधर भी 8 गो करना पड़ेगा। और उसको भी कॉन्सेप्ट से यही है, जो ये हमको हो गया है सर उसको रहने देते हैं, इसका काम तो निपट गया। H2 का H2 है, हमको यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पर हमको 8 हो रहा है, तो हम यहाँ 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट को देखो, एग्जैक्टली यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं पर में देख सकते हो। हमको कॉन्सेप्ट को क्या समझना है, संतुलित करना है, लेकिन बीच में कहीं भी इंटर नहीं मारना है। हमको संतुलित करना है उसको लेफ्ट साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में करना है। रुपया का डब्बा बना लीजिए, दिमाग में बना लीजिए, समझने के लिए बना लीजिए। और जो भी कुछ करना है छेड़छाड़ हमको लेफ्ट साइड में करना है, इधर बाद में कुछ नहीं करना है, तब संतुलित हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास में कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ये कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं, मेन यही था जिससे हमको क्वेश्चंस अभी पूछा है, और 2 नंबर का भी और क्वेश्चन अभी तो भाई बाकी है पूरा बात। ये एक ऑब्जेक्टिव आया है जिसको बताए हैं, अभी सब्जेक्टिव तो पता है इधर है पीछे 2 नंबर में। हाँ यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न रसायन शास्त्र में यहाँ बोला है 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे कि अभी हम हिंदी दिए थे यहाँ पे, इसमें हिंदी ही दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, तो पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखना है और प्लस में इसको संतुलित भी करना है। जैसे कि सर ये फॉर्मूला के साथ में ये संतुलित भी है, फॉर्मूला भी है, असंतुलित भी है, तो हमको इसमें भी वैसा ही कर देंगे सर। जिंक एजेडेंट सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और प्लस में जिंक नाइट्रेट बना लिया और प्लस में सिल्वर, और उसमें दोनों में कॉन्सेप्ट को देखना है कि इसमें संख्या कितना कितना आ रहा है। सोडियम और जल बना लिए Na, मतलब कि NO2 ना, चाहे सोडियम, हाँ NO2 और H2O जल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना दिया। तो फिर हमको उसको भी देखना है और फिर उसको दोनों तरफ में मिला लेंगे तो संतुलित हो जाएगा। बस हमको सिर्फ समझाना था कि एग्जाम में पूछा है, इसीलिए हम क्वेश्चन दिखाए हैं और ज्यादा कोई खास नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो भी समझ में आएगा। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा वैसे वैसे सभी का बीच बीच में जो नाम वगैरह आ रहा है, बीच में किसी का नाम तुमको नहीं पता है, तो वो सब अपने आप ऑटोमेटिक चलते चलते धीरे धीरे आ जाएगा। पूरा केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सारा नाम थोड़ा दिमाग में आने लगेगा। खैर ठीक है, और यहाँ पर जो भी बातें लिखा गया है वो तो सब भाई समझ ही रहे हैं कि दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण संतुलित है, ठीक है ना। समीकरण संतुलित कब होगा, जब दोनों तरफ में परमाणु संख्या बराबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हम इतना प्रोसेस किए हैं, जिस विधि से हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। जो हम ये बनाए हैं ना, जिस तरीके से हम संतुलित किए हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, नाम होता है इसका, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को, मतलब जिस विधि से हम अभी कर रहे थे कि इधर में गुना कर रहे थे और गुना करके फिर उसका दोनों तरफ में परमाणु संख्या समान कर रहे थे, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग करके समीकरण को हम लोग संतुलित किए। जब भी हम लोग संतुलित किए तो गुणांक में मतलब गुना करके ही किया, और सबसे छोटी पूर्णांक जो भी था हम लोग उसी का इस्तेमाल करके ये काम किए हैं, इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल विधि बोला जाता है। अब एक आगे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमको इंटर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, टीचर पढ़ाएंगे। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये बहुत जरूरी चीज होता है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग रोज रोज कोट पैंट पहन करके बाहर नहीं घूम सकते हैं, एक होता है प्रोफेशन होता है, और रोज रोज हम कोट पैंट पहन के जाकर के अब खेती नहीं कर सकते हैं, प्रोफेशन एक होता है, ठीक है ना। जस्ट इसी तरीके से भौतिक अवस्था के संकेत लिखना जरूरी है, लेकिन सब जगह नहीं जरूरी है, जरूरत पड़ता है तभी लिखना है, न तो नहीं लिखना है। यहाँ पर इसी के बारे में लिख दिए हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ में उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाते हैं, तो कारण क्या है सर, ताकि उसके बारे में हम और अच्छा से जान सके। हम लैंग्वेज को छोटा चीज में बना दिए फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में हमको बताना है कि जिंक क्या है सर, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, क्या है ये ठोस द्रव गैस, उसी से हमको पता चलेगा ना कि हमको क्या मिलाना है केमिकल में और क्या चेंजेस करना है और फिर क्या बनेगा। ये सब जो बनता है इसी से कुछ ना कुछ केमिकल्स का खोज होता है,
और वही सब तो धीरे धीरे करके दवाई वगैरह बनता है तो सब में काम आता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि हम जो खाते हैं, दवाई खाते हैं जो मोन्टिकुलस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नमक क्या है मेरा पास मोन्टिकुलस, मोन्टिकुलस ही शायद नाम होगा, मोन्टिकुलस सोडियम नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रा क्लोराइड, जो भी नाम है इस तरीके से मेरा दवाई का नाम है जो हम अभी रेगुलरली लेते हैं। तो जिसके वजह से यहाँ देखो सोडियम मिलाया गया होगा दवाई में, तभी तो सोडियम यहाँ आया है, अन्यथा सोडियम क्यों लिखेगा दवाई पर। और हाइड्रोक्लोराइड मिलाया गया होगा उसमें, उसके बाद ये दवाई बन करके आया, ठीक है ना। मोन्टिकुलस मिलाया गया होगा, सारा चीजें मिलाया गया है तब दवाई बना है। मतलब जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, दवाई जो बन रहा है वो यही सब केमिकल्स के मिलाने के बाद बनता है, और उसमें कुछ अलग तरीका का इंग्रेडिएंट्स मिला करके तब दवाई रेडी किया जाता है, और तब उसको लेकर तब हमारा बीमारी ठीक होता है। क्योंकि ओवरऑल हमारे शरीर में भी बहुत तरह के केमिकल्स है, जैसे कि HCl जो भोजन को पचाने में काम देता है। तो ऐसे बहुत सारा चीजें हैं, सब अपना अपने जगह पर वो काम करते रहता है। तो उन्हीं सब चीजों को संतुलित करने के लिए हमको दवाई के रूप में लेना पड़ता है, जो हमारे शरीर में काम कर रहा है नहीं अच्छा से ढंग से कर रहा है तब के लिए। खैर जो भी उसका साइड अलग है वो बायोलॉजी क्लास में चला जाएगा, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री तो मिक्स ही रहता है, ठीक है ना, ये बात समझते हैं। भौतिक अवस्था का संकेत लिखना बहुत जरूरी है कि हम जो ले रहे हैं वो कैसन है, गैस रूप में ले रहे हैं, पानी पीने के रूप में, या तो ठोस टैबलेट के रूप में, ऐसे जैसे होता है ना, उन्हीं चीज को दर्शाने के लिए यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि हम इसमें लिख लिए सर सपोज दैट कि Zn H2SO4, और ये क्या है, ये H2 मतलब क्या है, ये ठोस में है, द्रव में है, गैस में क्या है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस। अच्छा यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के मतलब क्या, कारक जो मतलब क्रिया में भाग लेते हैं, जो मतलब नया बन के आता है। हाँ ये पहले भी बताया जा चुका है, अभिकारक भाग लेने वाले को, और उत्पाद जो नया बनता है, जैसे कि ये देखो ये हो गया अभिकारक हमारा, दोनों भाग लिया और नया बन करके ये आए, जस्ट यही चीज को समझना है। तो ये पहले भी लिखाया जा चुका है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, गैस के लिए सर, द्रव के लिए, और जलीय, जलीय मतलब कोई भी घोल जल में, और ठोस, ये चार अवस्था हमारे पास में होता है, ठीक है ना। कि कोई गैस होता है, कोई द्रव नॉर्मली द्रव होता है, लेकिन कोई पानी में घुला हुआ रहता है, जैसे कि चीनी को पानी में डाल देते हैं, कुछ चीजों को हम लोग पानी में घोरते हैं, और कुछ पहले ही से द्रव रहता है, तेल वगैरह ये सब, शहद ये सब, और कुछ ठोस होता है। हम लोग ऐसे तो 9 क्लास में पढ़े थे कि ठोस द्रव गैस 3 गो अवस्था होता है, लेकिन एक ऐसा भी अवस्था होता है जिसमें पानी में हम लोग कुछ मिला करके उसको मिक्स करके शरबत बना देते हैं, ठीक है ना, विलियन हो गया वो। तो वही जलीय की बात हो रहा है कि जल में कुछ मिला हुआ होना चाहिए। अवस्थाओं को हम लोग क्या लिखेंगे सर, क्रमशः लगाए हैं, मतलब कि सबके लिए अपना अपना। गैस के लिए जी लिखेंगे, ठीक है ना, गैस के लिए जी लिखेंगे, एल मतलब लिक्विड मतलब द्रव के लिए एल, और जल के लिए एक्वा लिखेंगे, ठीक है ना, एक्यू, एक्वा इसको पढ़ते हैं, और एस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, तो सबका नाम दर्शा दिए हैं। तो जी मतलब गैस, एल मतलब द्रव लिक्विड, और ए माने एक्वा जलीय विलयन, और एस माने सॉलिड यानी कि ठोस। तो इन चारों का नाम जरूर समझ में आना चाहिए, और ये भी एग्जाम में पूछता है। अभी मेरे पास में क्वेश्चन में भी उतना ध्यान से पलटे नहीं है, जस्ट जब खोजोगे, गैस का सूत्र क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ, हम पहले भी क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन डिटेल में देखेंगे तब पता चल जाएगा, जाकर देखना कभी घर पे क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो भाई बहन का, उसमें देखना, ऐसे बोलेगा कि भौतिक अवस्था, गैस का भौतिक अवस्था को हम किस चीज से सूचित करते हैं, तो जी नहीं, जलीय विलयन के भौतिक अवस्था को किस चीज से सूचित करते हैं, एक्वा से। ऐसे करके तुमको ऑप्शन में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार, हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। इसी तरीके से ठोस को, ठोस के भौतिक अवस्था, कोई भी चीज के ठोस को दर्शाना होगा तो वहां पे एस को दर्शाया जाता है, ठीक। आगे, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तब उसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, जो कि अभी समझा ही दिए ऊपर में, वही चीज नीचे भी लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल है सर, यही चीज अभी संतुलित किया ना समीकरण, उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब कौन क्या था उसको समझाने के लिए। एफी मतलब क्या होता है, हाँ फेरस लोहा, तो लोहा कौन चीज होता है, ठोस, देखो ये लोहा है तो ठोस है ना जी। और यहाँ पर H2O क्या होता है, देखो H2O दो तरह से, H2O जैसे पानी हो सकता है लिक्विड में, या तो फिर भाप बन रहा हो, दो ही काम हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर खाली लिक्विड लिखे तो गड़बड़ हो सकता है कि नहीं। अगर हम बाई चांस यहाँ पर गैस के जगह पर एल लिख देते, क्योंकि जानते हैं कि पानी तो लिक्विड है ना भाई, तो ये गलत हो जाता फिर। इसीलिए जहां जरूरत पड़ता है वहां ही लिखना पड़ता है, जहां नहीं जरूरत, तो जानते हैं कि ये वो जल है तो जल मतलब समझ रहे हैं। और जहां पर दो चीजें कंफ्यूजन आ गया है,
अब इसको गैस बोलेंगे कि लिक्विड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन सिचुएशन में हमको दर्शाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने गैस दर्शाया, यहाँ पर लोहा सॉलिड के साथ में H2O गैस है और बना सर FeSO4 और ये सर क्या है सर, फेरस ऑक्साइड जो हुआ मेरे पास में, फेरस ऑक्साइड ना, हाँ फेरस ऑक्साइड ही इसको बोलेंगे, FeO4 मतलब फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, वो लगा हुआ है तो ये सॉलिड हमारे पास में है। फेरस मतलब कि लोहा में ऑक्सीजन मिक्स है तो ये सॉलिड है। और H2 मतलब हाइड्रोजन सर, और हाइड्रोजन भी गैस ही है। आगे चीज ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता। जो जितना बातें बोले सब वहां लिख भी दिए हैं, ठीक है ना, ताकि हमको बार बार जो बता रहे तुम लोग भुला जाओगे तब, इसलिए हम लिख देते हैं ताकि याद रहे, पढ़ेंगे कॉपी तो समझ में आएगा। तो हर जगह पर इसका यूज नहीं किया जा सकता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। और ये चीज तुमको 9 में मिलेगा भी, जो अभी पढ़ा रहे हैं ना 9 क्लास का, उसमें 9 में समझाएंगे, ये अभी आने वाला है, जस्ट 1-2 दिन में आ जाएगा ये एटमॉस्फेयर के बारे में। इसको एटीएम बोलते हैं। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं बोलना, ठीक है ना। एटीएम के बारे में अर्थव्यवस्था में पढ़ा देंगे, अर्थव्यवस्था जहाँ पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन के बाद चलेगा। लेकिन केमिस्ट्री है भाई रे, और केमिस्ट्री में यहाँ पर एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, ठीक। एटमॉस्फेयर मतलब एक तरह से वायु प्रभाव, वायु दाब जैसे काम करता है ये, ठीक है। यहाँ पर एटीएम में बड़ा लिखाएगा एटीएम, ठीक है ना, वहां पे अर्थव्यवस्था में बड़ा एटीएम लिखाएगा, यहाँ पे छोटा मोटा है। तो एटमॉस्फेयर मतलब कि वहां का जो दाब प्रभाव नजर आ रहा है ना, उस चीज को शो कर रहा है। कभी कभी पर डेल्टा यूज किया जाएगा, इस त्रिभुज टाइप में बना दिया जाएगा, ये टेम्परेचर को यूज करता है। आगे मिलेगा, ये अभी पढ़ाना तो चालू ही हुआ ये चैप्टर, आगे मिलते जाएगा, बहुत सारा चीजें मिलेगा। तो इसमें हम क्या शो करेंगे, CO कोबाल्ट है, यहाँ पर ये गैस के रूप में है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में है यहाँ पर। और ये अपना एटमॉस्फेयर, अपना जो वहां का बर्ताव है ना, प्रभाव वगैरह, वो 340 एटमॉस्फेयर के है। वहां का जो दाब जो नजर आ, दाब या ताप जो भी वहां का है, वो 340 एटमॉस्फेयर पर क्या बना रहा है, CH3 और OH, जो कि एक लिक्विड फॉर्मेट में ये बना करके दिया। तो कितना सर, 340 एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और जो यहाँ लिखल है, जो केमिस्ट्री में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, वो यही चीज पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब अगर यहाँ पर 140 कर दिया जाए तो वहां से फिर कुछ और बन जाएगा वो। तो एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है केमिस्ट्री में। अगर छोटा सा मिस्टेक हुआ तो फिर केमिकल से रिएक्ट कर जाएगा, दूसरा बन जाएगा, और उससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब बड़ी एक्सपेरिमेंट खतरनाक होता है। क्रियाकलाप के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, जब अभिक्रिया के बारे में चालू हो जाएगा ना, कि अभिक्रिया कई तरह के प्रकार होता है। जितना अभिक्रिया आएगा उतना अभिक्रिया में एक प्रैक्टिकली दिखाएंगे यहाँ पे सामने, जो भी समझाना होगा। समान तो है नहीं, जो रहेगा तो करेंगे भाई, ये बॉडी पे समझाएंगे, तो उतना चीजें को जरूर समझाया जाएगा। और तुम लोग घर पे भी करके देख सकते हो थोड़ा मोड़ा, जो चीज करने योग्य रहेगा वही, सब नहीं, ठीक है ना। तो इसके बारे में उस टाइम में बात करेंगे, अभी फिलहाल इस पर बहुत कम एक्सपेरिमेंट बताया गया है, क्रियाकलाप। अब यहाँ पर यही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है ना सर, एक एग्जाम्पल और भी लिखा है यहाँ पे, कि कोई भी चीज को लिक्विड कब दर्शाना है, कब एक्वा दर्शाना है, ये सब चीजों के बारे में। तो ये हमारे पास में क्या, शायद प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र है ये, हाँ हमें भी वही लग रहा है, प्रकाश संश्लेषण। यही चीज 7 क्लास में भी है, लिखाए हैं शायद हाल ही में 1-2 दिन पहले। यही चीज तुमको 10 क्लास का भी मिलेगा, और ये एग्जाम में 2 नंबर में आता है ये चीज, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण ही ये, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है ये, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का संरचना सूत्र लिखा है, इसके एग्जाम में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी में आएगा, पोषण वाला चैप्टर में ही, ये 7 क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं ये, और ये 8 क्लास में भी देखने को मिलता है। 9 में खाली नहीं मिल रहा है, 10, 8, 7 सब जगह मिल ही रहा है। तो इसमें क्या है, तो CO कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया ना, CO2 कार्बन, CO2 कार्बन जो भी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। और हाइड्रोजन H2O, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक्वा मतलब कि जल में विलयन है ये, और यहाँ पर खाली जल लिक्विड है, और जो कि सूरज के प्रकाश के टाइम में क्लोरोफिल के साथ में ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो भी एक जलीय द्रव्य जैसा बन रहा है, मतलब कि जल में घुल रहा है, इसका जो भी सब अणु है वो सब चीजें। और बना रहा है सर O2, जो कि ये भी ऑक्सीजन भी एक्वा रूप में है, मतलब कि जलीय विलयन टाइप में है। और H2O यहाँ पर डायरेक्टली लिक्विड बनाया है, मतलब डायरेक्टली पानी। तो यहाँ पर एग्जाम में तुमको ये तो पहले तो सूत्र पूछ लेगा, ये बायोलॉजी में फिर से लिखाएंगे एक बार, ठीक है ना, कि हमको बताइए संरचना सूत्र प्रकाश संश्लेषण का। अब अगर इसी में से अगर एक और ऑब्जेक्टिव निकालना है तो ये आएगा कि निम्नलिखित में से ग्लूकोज का सूत्र कौन है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को खोजना पड़ेगा, पलट के मिल जाएगा।
तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। एक सर ओजोन का सूत्र है। हाँ वो भी आता है O3। हाँ वो भी एग्जाम में आता है, फिजिक्स में आएगा वो। अभी तो शुरू हुआ है भाई, वो लास्ट चैप्टर में आएगा फिजिक्स का। और फिर एक और होता है जो कि होता है चीनी के बारे में ना, C12H22O11, C12H22O11, ये वाला भी एग्जाम में आता है, बहुत क्वेश्चन आते रहता है। तो बाद में अगर चीनी के बारे में आएगा तो बताएंगे ना, तो लिख लो C12H22O11 है ना, O11 चीनी का सूत्र है। C12H22O11 शायद होता है, C12H22O11 ना तो नहीं लिख लो। हाँ चीनी कोई का सूत्र है। हाँ C12H22O11, हमको जहाँ तक याद है कि यही होता है, कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन याद है तो इतना ही C12H22O11, हाँ यही होता है। ठीक है ना। ग्लूकोज का C6H12O6 ये याद रख लेना है। ग्लूकोज के बारे में डिटेल में बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कि हम लोग के शरीर में जो काम करता है ना, ग्लूकोज खंडित होता है और अलग अलग वायवीय अवायवीय श्वसन, ये सब चीजों के टाइम में ये ग्लूकोज के बारे में जिक्र किया जाएगा। और उसी के बाद तो हमको एनर्जी का महसूस होता है, जो खाना पीना खाते हैं। तो ये सब चीजें पेड़ पौधा करता है, तब पेड़ पौधा फलता है, और फिर उसको खा करके फिर हम लोग के अंदर में भी प्रोसेस ऐसा ही होता है, जिससे हम लोग के शरीर में ऊर्जा आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट सब बायोलॉजी में मिलेगा। खैर इतना था जो कि केमिस्ट्री में हमको संतुलित समीकरण पढ़ाना था, और आज के बाद हमको नहीं लगता है कि संतुलित समीकरण भूलोगे।